Good afternoon, a very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रेस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर अरुण सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स की तरफ से, हमारे सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ये जो हमारा बीसी है ये रिपब्लिक डे स्पेशल है, तो बहुत अच्छा बीसी होने वाला है और बहुत अच्छा ही आपको सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से डॉक्टर समीता मैम का वेलकम करता हूं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सर। जी, तो हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मैम। तो स्टार्ट करते हैं आज की बीसी। जितने हमारे रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया है उनका भी बहुत बहुत आभार। तो हैप्पी रिपब्लिक डे डॉक्टर समीता मैम। थैंक यू सर, सेम टू यू सर। जी थैंक यू मैम। तो ओवर टू यू मैम। गुड इवनिंग ऑल। मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सबको। अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विद डीप ग्रैटिट्यूड टू मास्टर हैनिमन, सैगल सर, मनोज जायसवाल सर, जिनकी वजह से इस ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ, और सभी मेंटर्स को अ वेरी गुड आफ्टरनून। ये केस सर पहले नरेट करेंगे, वो ऑडियो क्लिप रन करेंगे सर प्लीज। जी मैम। को कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, ब्लॉकेज ऑफ बोथ नॉस्ट्रल्स है। तो हिस्ट्री इस रहता है एंड ही इज अ नोन केस ऑफ। ये मेरा ओल्ड पेशेंट है, सर्दी खांसी के लिए वो ही इज अपने है, सर्दी खांसी कहता है एंड ही इज। एक सेकंड मैम, ये दूसरे ऑडियो प्लेयर से चलाता हूँ, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। जी सर। Good morning all. With deep gratitude to Dr. Hanneman sir, Dr. ML Saigal sir and all the mentors. जी मैम, आवाज आ रही है मैम? जी सर, जी एकदम क्लियर है सर। ओके मैम। इन दिस ग्रुप आज मेरा टर्न है केस प्रेजेंट करने का। एक छोटे बच्चे का केस प्रेजेंट कर रही हूँ मैं। एक बच्चे जो 5 साल का है, उसकी माँ मुझे रात को 11 बजे फोन करती है। ये मेरा ओल्ड पेशेंट है, सर्दी खांसी के लिए वो मेरे पास आता रहता है एंड ही इज अ नोन केस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा ऑल्सो। मदर ने अपने बेटे के बारे में बताया कि उसको कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, ब्लॉकेज ऑफ बोथ नॉस्ट्रल्स है। तो हिस्ट्री इस तरह से शुरू हुई। मदर, मेरे बेटे को आधे घंटे से काफी खांसी है, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है, कफ निकल नहीं रहा है और सांस भी नहीं ले पा रहा है, नाक भी दोनों तरफ से चोकअप है, बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए इतनी रात को आपको कॉल किया। डॉक्टर, कितनी देर से तकलीफ है? मदर, आधे घंटे से है। डॉक्टर, क्या हुआ था शाम को? मदर, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अपने मायके में आके रही हूँ
उसको यहीं से स्कूल को भेजती हूँ। तो लेकिन उसको यहाँ पे नहीं रहना है, वो अपने घर जाना चाहता है। वहाँ पे उसके काफी फ्रेंड्स हैं ना, उनके साथ खेलता कूदता रहता है। यहाँ बस छुट्टियों में आते हैं तो यहाँ की उसको आदत नहीं है, वो बस अपने घर जाना चाहता है। बस चलो घर जाते हैं बोलता है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा है मन से, बस बोलता रहता है कब जाएंगे अपने घर, आज जाएंगे रात को बोलता है, मुझे प्रॉमिस करो ऐसे भी बोलता है। जब ठीक है बोलेंगे तो थोड़ा सा हंसता है, एकदम शांत हो गया है। यहाँ बिल्कुल खेलता नहीं है, खाता भी नहीं है। कहीं घूमने जाएंगे बोलने से भी मना कर देता है। वो स्कूल को भी बहुत मुश्किल से जा रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। बस थोड़ा सा कुछ बोलो तो बस रोने लगता है, और उसका रोना भी एक अलग तरीके का है, बिल्कुल आवाज नहीं आती है, बस ऐसे ऐसे करके रोते रहता है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप मुझे उसका एक वीडियो बना के भेज दो, तो वो देख के मैं आपको दवाई बोल देती हूँ। मैं अपना उस बच्चे का वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, और उसको एक 4 महीने पहले भी एक अटैक आया था, तो उस वक्त का भी एक वीडियो है, वो भी मैं आपको भेजती हूँ। मेडिसिन वॉज गिवन इन 30 पोटेंसी वाटर डोज, 3 बार लेने के लिए बोला था मैंने 10 मिनट के इंटरवल पे। तो उसके फॉलोअप का वीडियो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगी। प्लीज एनालाइज एंड पुट योर इनपुट्स। थैंक यू। सर एनालिसिस शेयर करने के लिए बोलना है ना? जी जी, आ, 2-4 डॉक्टर्स का लेते हैं, फिर तो हमें जी पता है, लास्ट टाइम का बीसी हमें याद है, फिर तो आप सिंगल हैंडली। ओके सर। जी किसी को शेयर करना है अपने एनालिसिस तो प्लीज शेयर करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड ये इवनिंग जो मैम। हाँ, ये जो पेशेंट है, वो बच्चा है, वो उसकी माँ बीमार है तो वो मायके गई है, और उसकी वजह से उसके फ्रेंड वो उधर अपने पापा के घर घर में है, और उस घर में वो मजा मस्ती करता था, खेलता कूदता था, लेकिन इधर उसकी कोई पहचान नहीं है, तो वो सब रुक गया है। तो मैंने इसमें एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस लिया, और ये बार बार कहता है मम्मी को अपने की घर चलो। मम्मी थोड़ी तसल्ली देती है, चल जाते हैं शाम को, तो वो थोड़ा दिन थोड़ा टाइम हंसता है, लेकिन इतनी खुशी नहीं है उसको। और मुझे तो लगता है इंडिफरेंस हो गया है सब जॉय से, और इधर सब उसको स्कूल नहीं जाना, और स्टडी भी वो ऐसे ही करता है, लेकिन मन से नहीं हो कर रहा। तो इनडिफरेंस एवरीथिंग एवरीथिंग तो क्या, और वो उसका टिपिकल वो विपिंग है, कर रहा है उधर, वो मॉर्निंग भी नहीं है, और मुझे वो विम्परिंग लगा। और मुझे फॉस्फोरिक एसिड और इग्नेशिया में डीडी है इसमें। थैंक यू मैम। ओके मैम। ओके, वेरी नाइस मैम। और कोई डॉक्टर जी, बोलेंगे? और बताइए। मैम ये मैम ये सेम 3 रूब्रिक्स मैंने भी लिए थे, और इसमें मुझे कैप्सिकम डीडी एसिड फॉस और कैप्सिकम में डीडी एक्चुअली ओके। रूब्रिक्स में सेम। ओके सर। ऑल दो थोड़ा डाउट ये आ रहा था कि चूंकि उसको पहले से हिस्ट्री है ये ब्रोंकियल अस्थमा की, तो जी ये सर। यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस लेंगे या नहीं लेंगे, आई वाज नॉट वेरी कंफर्म्ड एक्चुअली। ये थोड़ा सा मुझे डाउट अभी भी लग रहा है, तो ये आप बताना जरा सा क्या है। जी, अच्छा पकड़ा है सर आपने। और कोई बोलना चाहेंगे?
प्लीज बोलिए, तो हम लोग अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। जी प्लीज सभी जल्दी जल्दी ऐड कीजिए। नीतल जैन मैम, सरोजा देसाई मैम, राहुल धवले सर। राहुल सर आ जाइए मैदान में बहुत दिनों के बाद। गुड इवनिंग प्रवीण सर, गुड इवनिंग स्मिथ मैम। प्रवीण सर, मैं तो अभी प्रीमेड तक नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं सुनने वाला हूँ। 10-15 दिन बस सुनने वाला हूँ। बाकी डॉक्टर्स कोई बोलेगा तो प्लीज बोलिए, क्योंकि बोलने से बहुत क्लियर हो जाते हैं। मुझे बहुत लगता है जी पहले जी हम सर। लोग एनालाइज करते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे तो वीडियो में एक शब्द भी उसने नहीं बोला है। तो हम लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजी समझने की भी कोशिश करनी चाहिए, तो ही हम लोग पीडियाट्रिक केसेस क्रैक कर पाएंगे। मैं भी जी हालांकि मैम। बहुत सीख रही हूँ उससे। हाँ प्रवीण तो सर, रिकॉर्डिंग बंद है पहले हम शायद। लोग एनालाइज करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद है, रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। ऑन है। जी जी। जी जी। हम लोग जी रेमेडी के मेगा बारे में मैम। बाद में देखते हैं, पहले हम लोग एनालाइज करेंगे तो जी भी चलेगा ना सर? जी जी बिल्कुल सर। बिल्कुल मैम। वही ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही प्रोसेस है। मेडिसिन उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेगा लोहोटी मैम, नताशा मैम, वंदना मैम, शवीना मैम, प्लीज ऐड कीजिए। आज इतना चुप चुप क्यों है सभी? रिपब्लिक डे है, थोड़ा जोश दिखाइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। वही रूब्रिक लिए थे मैंने भी, एलिमेंट फ्रॉम होम सिकनेस। तो मुझे थोड़ा क्या रहा था मैम, फॉस्फोरिक एसिड जैसा लग रहा था, क्योंकि उसमें भी कनेक्शन जो रहता है वो लॉस होने से ही उसको होम सिकनेस की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे उसकी मदर अपने मायके पे है, तो बच्चे का कनेक्शन उसके पेरेंट वाले हाउस से हट गया है, और जैसे ये इनडिफरेंट हो गया है, तो फॉस्फोरिक एसिड भी इनडिफरेंट होता है अपने जो डेली अफेयर्स रहते हैं उसके लिए लाइफ में। तो मुझे ज़्यादा फॉस्फोरिक एसिड के साइड आ रहा था। वैसे मेरी तो, मैं जब रिपर्टराइज कर रही थी तो इग्निशिया आ रही थी, पर ऐसे अगर फील वाइज देखूं तो मुझे फॉस्फोरिक एसिड लग रही है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। जी और ऐड कीजिए। जुम्मन बिहारी सर, डॉक्टर अपर्णा, रश्मि मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो। हाँ बोलिए मैम। जी जी। हाँ, इसको एलिमेंट स्टार्ट हुए और जब वो मतलब उसको घर की याद आ रही है, इसलिए इसको सारी प्रॉब्लम शुरू हुए। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस लिया था, और वो बार बार मम्मी को बोल रहा है कि घर पे चलो, तो होम डिजायर टू गो होम। और मैंने एंग्विश कफ ड्यूरिंग लिया, और मॉर्निंग कफ ड्यूरिंग। बाकी हमने ऑब्जर्व तो बहुत किया, पर मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके मैम। प्रवीण से मैंने केस देखा नहीं है, बस मुझे ये ऑन दिखा तो मैं जस्ट ज्वाइनिंग हुई हूँ। ओके मैम, कोई बात नहीं। लेकिन वीडियो जरूर देख लीजिए मैम एक बार। 1-1 मिनट के ही वीडियो हैं। हेलो मैम। हाँ मैम ये बोलिए ना। रिफ्रैक्टी रिफ्रैक्टी क्लैप्सी कैप्सिकम हो सकती है क्या? और एक 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 उसने एक शब्द भी नहीं बोला, और ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया ऐसा। होम सिकनेस और ये लिया तो कैप्सिकम ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है फॉस्फोरिक एसिड से। ओके मैम, देखते हैं। संजीवनी मैम, महेश चंद्रा सर ना कैप्सिकम को फूला हुआ गुब्बारा बोलते हैं। और उल्टा हुआ ऐसा।
नहीं नहीं, फूला हुआ गुब्बारा होता है ना, जिसमें जस्ट हवा होती है और अंदर कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ। यहाँ कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अगर इस तरीके का है तो फूला हुआ गुब्बारा को यहाँ कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको तो जरा सा जी भी सर, कभी एनीथिंग उसमें जरा सा भी पिंच कर देगी तो वो तो फट जाएगा ना तुरंत। तो इसको कनेक्ट करना यहाँ पे ये मुश्किल है। हाँ ये सर, तो हम लोग कभी कभी करें, ऐसा कभी करेंगे, लेकिन उस तरह की ऑब्स्टिनेसी जो कैप्सिकम में रहती है ना, वो क्लमजी वाली चीज, वो इस केस में नहीं है। उस तरह की ऑब्स्टिनेसी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो हमें लगता है कि ये कैप्सिकम तो नहीं हो सकता। वही, इसीलिए तो मैम बोल रहे हैं ना कि मेडिसिन के ऊपर मत जाइए, पहले पहले उसकी स्टेट को एनालाइज कीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर जी मैम, वीडियो कंटिन्यू देखा अभी कीजिए। मैंने। जी मैम। हेलो सर, वीडियो तो देखा, और डिटेल्स तो नहीं देख पाई मैं। जस्ट आपने आपने कहा वीडियो देखो, 1 सेकंड में मैंने वीडियो देखा। तो रेस्पिरेटरी का केस है, अगर स्टूपर है, ड्राउजीनेस है, एसिड फर्स्ट डीडी एंटीमटार्ट, वीकनेस प्रोफाउंड है तो एंटीमटार्ट की ज्यादा पॉसिबिलिटी आती है। बट अदर रेमेडीज कैन नॉट बी रूल्ड आउट सर, वो केस देख के ही पता चलेगा। ओके मैम, ठीक है सर, मैं एनालिसिस बोलूं? जी मैम। ओके, सभी के इनपुट्स अच्छे थे और रेमेडी फ्लोर पे भी आ चुकी है। तो ये बच्चा बेसिकली माइल्ड है, बहुत ही कॉर्डाइज है और वो खेलता रहता है, लेकिन खेलने में उसका कैसे है कि वो कभी लीडरशिप नहीं लेता है। वो हमेशा पीछे पीछे रहता है, अपने फ्रेंड्स के पीछे पीछे रहेगा। वो कभी भी अपने टर्म्स, अपने कंडीशंस कभी भी नहीं बोलता है, बस खेलते रहता है लोगों के साथ। वो अपने माँ के साथ अभी फिलहाल उसके ननिहाल में रह रहा है, लेकिन वो अपने घर वालों से और अपने फ्रेंड्स से ज्यादा कनेक्टेड है। तो उसका प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? ऐसे नहीं है कि वो घर नहीं जा पा रहा है। एक्चुअली ये बच्चे का ये एपिसोड जो है ना, ये अभी माँ के घर पे है, इसलिए ये एपिसोड ऐसे आया है। एक्चुअली वो जब 9 महीने का था तब उसको निमोनिया हुआ था और तब से उसको ब्रोंकियल अस्थमा के अटैक्स आते थे। और सिंस 5 to 6 months वो मेरे पास आया हुआ है। काफी एलोपैथिक ट्रीटमेंट उन्होंने दिया है उसको। ऑलमोस्ट एक एक महीना वो एंटीबायोटिक पे रहता था वो बच्चा। तो तंग आके फाइनली चेस्ट फिजिशियन के पास लेके जाने के लिए बोला उसको। तो फिर 5 साल की उम्र में ये सब करना उनको ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो मेरे पास लेके आए। तो जब लेके आए थे तब तो वो अपने ही घर में रह रहा था। ओके, तो उसका नेचर एकदम माइल्ड है, कॉर्डाइज है, वो कुछ बोलेगा नहीं। थोड़ा भी कुछ बोलते हैं तो वो एकदम से रोने लगता है। और मैंने उसके रोने का पैटर्न भी आपको दिखाया है, वो ऐसे ऐसे करके रोता है, बिल्कुल उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती है। वो अपनी माँ के साथ अभी इस घर में रह रहा है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने घर को मिस कर रहा है और अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहा है। वो फ्रीक्वेंटली अपने घर जाता भी है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके डैडी उससे मिलने के लिए भी आते हैं, उसके कजिन्स भी उसको मिलने के लिए बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। फिर भी उसको उस घर में जाना है, वहां पे जाना है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स से मिल सकता है, बाकी लोगों से मिल सकता है, वहां पे रह सकता है। अब उस दिन क्या हुआ था, जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया, वो पूरा दिन एक ही बात बोल रहा था कि मुझे वहां पे जाना है, अपने घर जाना है। जब तक माँ ने उसको ठीक है बोला नहीं, तब तक उसने उसको छोड़ा नहीं। वो कंटिन्यूअसली वही एक ही बात बोल रहा था। वो जब भी सैटरडे संडे को अपने घर जाता है, फिर संडे रात को जब आता है ना वापस, तो एकदम से शुरू हो जाता है कि वापस कब जाऊंगा, मैं वापस कब जाऊंगा। एक ही बात पे उसकी सुई अटकी पड़ी है और वो फ्रीक्वेंटली वही बोलते रहता है। ओके, तो जब उसको वहां से वापस आता है तब उसको प्रॉब्लम शुरू होते हैं हर बार। वो एकदम जो शांत हो जाता है, एकदम से नर्वस हो जाता है, खाना पीना कम कर देता है। ये सभी बातें वो जब घर से आता है तब वो बस यही एक राह में है कि मैं कब अपने घर वापस जाऊंगा। एक ही उसकी राह बनी हुई है कि उसको वापस घर जाना है। और जब भी वो आता है तो वो डिसअपॉइंटेड स्टेट में रहता है कि वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा।
अब ननिहाल में तो नानी नाना है, वो काफी प्यार करते हैं उससे। बाकी के बच्चे हैं घर में, उसके कजिन्स हैं जिनके साथ वो छुट्टियों में खेलता रहता था, लेकिन अभी उसको वहां पे नहीं रहता है। ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसके पीछे की साइकोलॉजी है। वो यहाँ से स्कूल भी जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से जा रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, न खाने में इंटरेस्ट है, न खेलने में इंटरेस्ट है, न स्कूल जाने में इंटरेस्ट है, किसी चीज में भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। और उसको एक ही बात है कि मैं यहाँ पे कब तक रहूंगा। ओके, तो ये बात समझ में आई सबको। तो उसको ये जानना है कि उसको कब जाना है, तो वो एश्योरेंस है। माँ उसको एक टाइम बता दे तो वो उसको एश्योरेंस मिलेगा। इसलिए जब माँ ठीक है बोलती है, तैयारी दिखाती है जाने की, तो वो हंस देता है, थोड़ा सा खुश हो जाता है वो। तो ऐसे उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पे वो जब अटैक आया था उसको, तब मैं जनरली यही करती हूँ कि बच्चों की जब वीडियो मुझे केसेस सॉल्व करने होते हैं, तो मैं जनरली पेशेंट को, भले वो क्लिनिक में आके बताए या फिर ऑनलाइन कंसल्टिंग करे, मैं हमेशा ही पेशेंट के वीडियोस बनाने के लिए बोलती हूँ। वो भी उनको पता न हो तब, अनकॉन्शियसली वो वीडियोस बनने चाहिए, नहीं तो चाइल्ड को पता चल जाएगा तो वो कैमरा के सामने अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं। तो मैं जनरली बच्चों के केसेस, पीडियाट्रिक केसेस में ऐसे ही बोलती हूँ कि वीडियोस बना के भेज दो। हार्डली 1 मिनट के, 2 मिनट के मल्टीपल क्लिप्स भी भेज देते हैं मुझे। तो यहाँ पे वो बच्चा, अगर हम लोग वीडियो में देखते हैं तो वो काफी रेस्टलेस है। काफी लोगों ने वहां पे रूब्रिक लिया था मोर्निंग, लेकिन वो मोर्निंग नहीं है, वो करहा नहीं रहा है, उसको वो बेयर नहीं हो रहा है। जो उसको खांसी आ रही है और वो कफ अटक के बैठा है, ऐसे उसको हो रहा है, और नाक से भी डिस्चार्ज है और वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से उसको एंग्विश हो रहा है, वो तकलीफ उसको सहा नहीं जा रहा है। मोर्निंग यानी कैसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये बच्चे का आप देखिए, वो उसका नॉइज कैसे है, ऐसे कर रहा है वो, यानी उसको वो सहा नहीं जा रहा है। और वो वही स्टेट वो एंग्विश का होता है, जहाँ पे वो सहा नहीं जाता है और उसमें इमोशनल टर्मोइल भी होता है, वो एक टाइप की इरिटेबिलिटी भी होती है, और वो हेल्पलेसनेस स्टेट भी दिखता है उसका। तो वहां पे वो एंग्विश है और काफी रेस्टलेस भी दिख रहा है वो बच्चा। सेकेंड वीडियो में भी आपको दिख रहा है, वो किसी ने लिया था रेस्टलेसनेस स्लीप ड्यूरिंग, वो तकलीफ की वजह से वो रेस्टलेस होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रूब्रिक्स लिए थे, एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ, एंग्विश रेस्टलेसनेस विथ एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। जब भी उसको वापस यहाँ पे आना पड़ता है, वो वहां पे जाता है खुश रहता है, वापस यहाँ पे आना पड़ता है तो वो उसका डिसअपॉइंटमेंट है। या फिर रोज अगर वो बोलेगा लेके जाने के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, उसकी माँ रोज लेके नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे भी उसको डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, क्यों यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसका वो जब 9 महीने का था तब से चालू हुआ है, अभी का वो एलिमेंट्स नहीं है। ओके, और वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसको जाना है, लेकिन जाने के लिए नहीं मिल रहा है, उसके मन के खिलाफ उसको वापस यहाँ पे आना पड़ रहा है, उसमें उसको डिसअपॉइंटमेंट है। वहां पे जो उसको प्यार मिलता है दादा दादी से, पापा से, वो प्यार यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको, तो वो डिसअपॉइंटमेंट होता है उसके लिए। इसकी सुई एक ही बात पे अटकी पड़ी है कि उसको घर जाना है, तो डेलीरियम लुक फिक्स्ड एट 1 पॉइंट। उसको एक ही चीज चाहिए कि मैं वापस कब जाऊंगा, मुझे वहां पे कब जाने के लिए मिलेगा। तो डेलीरियम लुक फिक्स्ड एट 1 पॉइंट। ओके, डेल्यूजन होम अवे फ्रॉम होम। अभी यहाँ पे भी प्यार करने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, फिर भी उसको उसके घर से वो दूर है, ऐसे उसको सेंसेशन है, डेल्यूजन है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया डेल्यूजन होम अवे फ्रॉम होम। होम डिजायर टू गो होम, वो बस पूछते रहता है ना कि मैं कब जाऊं, मुझे कब छोड़ेंगे, मैं कब जाऊंगा, हम लोग कब जाएंगे। तो इट इज होम डिजायर टू गो होम। और इस सब की वजह से उसका रिएक्शन कैसा है देखिए, न वो खा रहा है, न खेल रहा है, न कूद रहा है, न स्कूल को जाना है, किसी में भी उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसका चेहरा अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वहां पे भी आप देखिए उसका एकदम ऐसे एक्सप्रेशनलेस फेस है, कुछ भी उसको एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं। तो इनडिफरेंस एवरीथिंग टू, इनडिफरेंस एवरीथिंग टू लिया मैंने। और रेस्टलेसनेस कॉफिंग विथ, ये रूब्रिक्स लेके मैंने उसको एकोनाइट दिया था। एकोनाइट 30 के 3
डोजेस मैंने वाटर में बोला था। 3 चम्मच पानी लेके उसमें 5 पिल्स डालने के लिए बोला, उसको स्टर करके एवरी 10 मिनट्स 1 स्पून उसको मैंने पिलाने के लिए बोला था। और फिर आधे घंटे के बाद एक्चुअली उसको 20 मिनट 15-20 मिनट में ही नींद लग गई थी, वो वीडियो आने के लिए देर हो गया, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद मुझे वो फॉलोअप आया है जहां पे वो बच्चा सो गया था, लेकिन उसको रात को बुखार चढ़ गया। रात को 101 बुखार आया था उसको। तो उसकी माँ ने ऐसे ही रात गुजारी। उसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हालांकि कम हुए थे, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस था, कॉफ तो एकदम से कम हो गया था। उसको एक वॉमिटिंग हुआ ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे, जिसमें कफ निकल गया था, और उसके बाद उसका फीवर भी कम होने लगा, और दूसरे दिन वो एकदम फ्रेश होके उठ गया था। दूसरे दिन वो बच्चा खुद से ही मुझे फोन किया उसने, और उसने मुझे थैंक यू भी बोला कि मुझे अभी अच्छा लग रहा है। और वो मुझे पूछ रहा था कि मैं क्या खाऊं, उसको भूख लगी थी, तो वो मुझे पूछ रहा था कि मैं ब्रेड खा सकता हूँ क्या, ब्रेड टोस्ट बना के खाऊं क्या, ऐसे वो मुझे फोन पे पूछ रहा था। वो वीडियो एक्चुअली जो ऑडियो क्लिप्स है वो मराठी में है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाई। तो ऐसे इस बच्चे का रिस्पॉन्स था एकोनाइट 30 को। पहले भी जो मैंने वीडियो पहले का भी डाला है आपको, वहां पे भी उसको जनरली कैसे था कि उसके मम्मी पापा बोलते थे कि वो रात भर रेस्टलेस रहता है, और वो आके ना जब उसको तकलीफ शुरू होती है ना, जब उसको ऐसे अंदर से लगने लगता है कि अभी उसको तकलीफ होगी, अपेरेंटली तो वो खांसी नहीं रहती थी, ब्रेथलेसनेस भी नहीं रहता था, लेकिन वो आके ना मम्मी के गोदी में बैठता है या फिर पापा के गोदी में बैठता है। अभी भी जो सेकंड वीडियो मैंने शेयर किया है उसमें भी वो अपने पापा के गोदी में बैठा हुआ है, और वहीं पे उसको नींद लगी है। वो पूरी रात वैसे ही सोया था, और वो पूरी रात उसकी आवाज वैसे थी। उनका मुझे सुबह 7 बजे फोन आया था, तब उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे थे, वो सिर्फ लेके बैठे थे या क्या कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो कंटिन्यूअसली उसको रॉक करने की जरूरत पड़ रही थी। वो हमेशा, अगर ये लोग नहीं हिलाएंगे ना तो वो खुद होके ऐसे रॉकिंग करके लेगा, और वो एकदम फास्ट करके लेता था, ऐसे 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 चालू रहता था उसका, पूरी रात वो चालू था ऐसे, उसके डैडी बोल रहे थे। और उसका रेस्टलेसनेस, तो इस पर से भी मैंने, और वो इतना एंग्शियस और एंग्विश में था ना, वो हमेशा उसकी वो जो आवाज रहती है ना ऐसे जो करता है, वो आवाज उसकी रात भर रहती थी उस वक्त। वो जो सेकंड वीडियो मैंने भेजा है वो 4 मंथ्स बैक, यानी जब वो पहली बार मेरे पास आए थे तब उसको वो कंडीशन में लेके आए थे। तो तब भी मैंने उसको एकोनाइट 30 पिल्स दिए थे उस वक्त। हालांकि थोड़ा सा एज भी छोटा है और अटैक काफी सीवियर रहता है, इसलिए एकदम हायर पोटेंसी में जाने के लिए मुझे खुद को डर लगता है, और मुझे 30 से अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो इस बार मैंने जनरली मैं चिल्ड्रन में ऐसे ही करती हूँ कि एक बार पिल्स देती हूँ, फिर उसके बाद वाटर डोज देती हूँ उसी पोटेंसी का, और फिर अगले पोटेंसी को जरूरत पड़े तो जाती हूँ या फिर नीचे आती हूँ। लेकिन डायरेक्टली 30 से 200 जाना मैं थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि एक तो छोटे बच्चे और उसमें ये अस्थमा वगैरह बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो उसका ऑलमोस्ट 4 मंथ्स के बाद ये दूसरा अटैक आया था उसको। बीच में ठंडी पड़ी थी, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, फ्राइड फूड खाता था, फिर भी उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई थी, एकदम ठीक था वो। तो सेकंड अभी ये जो अटैक आया था इसमें भी मैंने एकोनाइट 30 ही दिया था। तो उसमें काफी मुझे रेट्रो रूब्रिक्स भी मैं शेयर करना चाहूंगी। माइल्डनेस है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। ओके, वो बच्चा जो था वो रॉकिंग इतना फास्ट था ना उसका, और वो बच्चा आके बैठता है। एकोनाइट का बच्चा कैसे होता है, वो प्रोड्रोम में ही खुद को समझ लेता है, और उसको हमें एकदम से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या फिर लाइट की जरूरत पड़ती है। एकोनाइट के लिए लाइट यानी क्या क्या होता है, एक तो केयर होता है, लव होता है, और अश्योरेंस। तो जब बच्चा आके गोदी में बैठता है तो एक माँ बाप का अटेंशन उसकी तरफ रहता है, एक टाइप का उसको वार्मथ मिलता है, प्यार मिलता है, और वो एश्योरेंस होता है, इसीलिए वो बच्चा आके गोदी में बैठता है। रॉकिंग डिजायर टू रॉकिंग एमेलियोरेशन, फिर कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग वाइल। अभी उसकी माँ का, हाँ और एक बात है, उसने बताया था मुझे कि वो पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता है,
जब वो पढ़ते रहता है ना तो कहीं से आवाज होता है तो उस तरफ देखना है, या फिर मम्मी को बोलेगा तेरी दुपट्टा गिर रही है, तेरे बाल ऐसे क्यों हैं, फिर और कुछ कुछ तो पूछते रहेगा। वो उसको कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता है, पढ़ते वक्त भी और लिखते वक्त भी। और इम्पेशंस टॉसिंग अबाउट, ये जो उसका ये है ना, डेलीरियम लुक फिक्स्ड एट अ पॉइंट, ये जो प्रॉब्लम है ये पहले से ही था, लेकिन ये रूब्रिक मुझे तब समझ में नहीं आया था। जैसे जैसे मैं सेशंस अटेंड कर रही हूँ तब मुझे वो रूब्रिक मुझे समझ में आया। तो उस वक्त कैसे था, उसको समझो कि अभी शीरा खाना है, शीरा खाना होगा, तो वो उसके मम्मी के इतने पीछे पड़ेगा ना, मम्मी शीरा बनाओ, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, उसी के पीछे रहेगा। और वो घर में क्या करता था ना कि किचन से लेके हॉल में वो इधर से उधर भागेगा, वापस आएगा, मम्मी को पूछेगा, फिर भागेगा, फिर आएगा, मम्मी को पूछेगा, ये कंटिन्यूस उसका चालू रहता था। तो इम्पेशंस टॉसिंग अबाउट ऐसे उस वक्त मैंने लिया था, लेकिन वो एक्चुअली डेलीरियम एक एक दिमाग में बैठ गया ना, तो वही बात पे उसकी सुई अटकी पड़ी रहती थी। वो शीरा मांगेगा तो सिर्फ शीरा की ही बात करेगा, वो खीर मांगेगा तो सिर्फ खीर की ही बात करता था। एक बार उसके पापा ने उसको डांटा था, तो वो दिन भर सबको वही बोल रहा था कि मेरे पापा को मारो, वो मुझे डांटते हैं, ऐसे बोलता था। तो उसी पे उसका पॉइंट रहता था। और दूसरी बात है ऑफेंडेड इजीली चिल्ड्रन इन, यहाँ पे कैसे है कि थोड़ा भी कुछ बोलो तो वो रोने लगता है, मैंने हिस्ट्री में भी बताया था। तो उसको डांटो, प्यार से बात करो, या फिर थोड़ा भी इरिटेट हो जाए। अभी वो इतना तंग करता था उसके मम्मी को इम्पेशंस की वजह से, तो वो मम्मी इरिटेट होगी, या फिर कोई जोर से भी बोलेगा ना तो एकदम से मन को उसको हर्ट हो जाता था, और वो एकदम ऐसे आवाज नहीं निकलती है जब वो वीप करता है ना तो आवाज नहीं निकलती है, बस आंखों से आंसू जाते हैं। जैसे वीडियो में भी आपने देखा है कि उसके आंख से जस्ट आंसू नीचे रोल डाउन हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है उसके रोने की। या फिर रोता है तो वो हमेशा ही ऐसे सॉबिंग, उसको बीपिंग सॉबिंग विच बोलते हैं, जो ऐसे करते हैं, वो सॉबिंग विथ है। और काफी लोगों ने वीपिंग विम्परिंग विथ लिया है। विम्परिंग यानी कैसे होता है ये विम्परिंग होता है। ये काफी लोगों ने विम्परिंग लिया था। तो यहीं से कैप्सिकम अलग हो जाता है। कैप्सिकम में विम्परिंग वीपिंग होता है, इस केस में कहीं पे भी विम्परिंग नहीं था। उस बच्चे की माँ हमेशा ही बोलती है, वो रोता है तो हमको समझ में भी नहीं आता है कि वो रोते बैठा है, आवाज ही नहीं आती है। जब उसको जाके देखते हैं तभी पता चलता है कि वो रो रहा है, इतना साइलेंटली वो रोते रहता है। तो यहाँ पे कैप्सिकम आउट हुआ था। और कैप्सिकम में एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस है, लेकिन हालांकि ये बच्चे को पहले से ही ये प्रॉब्लम है, इस बार वो अटैक होम सिकनेस की वजह से आया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रूब्रिक भी लिया है होम सिकनेस। उसमें एकोनाइट है, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस में एकोनाइट नहीं है। वो एलिमेंट्स उसकी वजह से शुरू नहीं हुए थे, उसको एलिमेंट्स शुरू हुए थे वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, कि जाएंगे बोलते हैं फिर वापस लेके भी आते हैं, तो वो प्रॉब्लम था उस बच्चे का। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में एकोनाइट का बच्चा कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। ये बच्चा बहुत ही अफेक्शनेट होता है, इसको प्यार चाहिए, उसको अश्योरेंस चाहिए, और लाइट भी चाहिए। वो माइल्ड होता है और कवर्डाइज होता है। एक्टिविटी डिजायर्स एक्टिविटी, वो हमेशा खेलते रहता है या फिर कुछ करते रहेगा, हमेशा ही कुछ करते रहेगा, लेकिन वो कभी भी लीडरशिप नहीं लेता है, या फिर खुद के टर्म्स, खुद के कुछ भी जो मन की बात होती है खेलते वक्त बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो बस फॉलो करते रहेगा, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते रहेगा, इसीलिए वो कावर्डाइज में भी है। केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट में भी एकोनाइट है। तो इसका एंटिसिपेशन स्टेज फ्राइट, इसको थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और वो कावर्डाइज माइंड है इसलिए, और उसके थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ही रैपिड रहते हैं, इसीलिए वो एंटिसिपेशन और स्टेज फ्राइट में भी है। वो बहुत ही क्यूरियस होता है, उसको काफी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ कुछ पूछता रहेगा। उसकी मम्मी बोलती थी वो ये बच्चे के बारे में, वो किसी के घर में जाएगा ना तो वो जाके फ्रिज खोल के देखेगा, फिर ये क्या है वो क्या है। घर में अभी तो गैजेट्स बहुत होता है ना अपने किचन में वगैरह, तो वो सब गैजेट्स के बारे में पूछेगा, ये माइक्रोवेव में क्या करते हैं, ये इंडक्शन किस लिए होता है, ऐसे सब वो पूछता रहेगा। चिमनी दिखेगा, एक रिलेटिव के घर में चिमनी थी, तो वो चिमनी देख के ये कैसे करता है, ये काम कैसे करेगा, और वो फ्यूम्स आते हैं तो वो उसको एब्सॉर्ब करते हैं, ऐसे उसके मम्मी ने बताया, तो फिर भी वो पूछ रहा था।
फिर वो क्लिनिक में भी आया था ना फर्स्ट टाइम, तो वो मुझे पूछा था ये दवाई कैसे लेनी है, इसका टेस्ट कैसे रहेगा, क्योंकि वो बच्चा इतने एंटीबायोटिक्स लेके आया था, उसको वो इतना तंग आ गया था, तो वो दवाई का टेस्ट कैसे है, ऐसे सब वो पूछता था। ये बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टच चिल्ड्रन इन, तो इसको और वो ऑफेंड भी इजीली हो जाते हैं। ये बच्चों को इंडिग्नेशन में भी एकोनाइट पड़ा हुआ है। अभी यहाँ पे इंडिग्नेशन कैसे ले सकते हैं, तो इसको लाइट की जरूरत है। अब ये केस अगर हम लोग कंसिडर करें तो उसकी माँ ने बताया कि हाँ ठीक है जाएंगे, तो इसके मन में क्या है कि उसको घर जाना है और मम्मी लेके जाएगी। अगर वो नहीं मिला तो वो इंडिग्नेशन में चला जाता है। इट इज राइटियस एंगर, उसका गुस्सा जायज है ना, उसको घर जाना है, उसका डिमांड तो गलत नहीं है, उसको किसी को भी अपने घर जाने के वो मन करेगा ही। और बोलते हैं लेके जाएंगे और नहीं लेके जा रहे, भेजते हैं तो वापस लेके भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिग्नेशन भी है। फिर उसका वो खाना भी बहुत धीरे धीरे खाते हैं ये बच्चे, स्लोनेस ईटिंग वाइल, धीरे 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 खाना खाते हैं। तो एकोनाइट के कंप्लेंट्स और इश्यूज जो होते हैं वो एकदम से ही स्टॉर्म की तरह आते हैं, यानी मराठी में उसको वादळ बोलते हैं, स्टॉर्म की तरह आते हैं और एकदम से एंजाइटी, फियर और टेरर फैला देते हैं और एकदम से चले भी जाते हैं। तो जब एंजाइटी और फियर होता है इस बच्चे में तो वो काफी रेस्टलेस होने लगता है, छोटे छोटे कंप्लेंट्स भी उसको बड़े लगने लगते हैं। ओके, इसीलिए वो इतना ये रहता है ना। एकोनाइट ऐसे कंडीशंस में इंडिकेटेड है जहां पे प्रोड्रोमल फेज, यानी उसको जब पता चलता है कि मुझे कुछ तो हो रहा है अंदर, तभी वो अलर्ट हो जाता है और उसी वक्त वो तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। अब बच्चा है तो पेरेंट्स के पास जाएगा, उनके गोदी में बैठेगा, उनको कुछ तो मुझे कुछ हो रहा है, वो कम्युनिकेटिव होता है, तो अपने कंप्लेंट्स एक्सप्लेन करेगा, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेनिंग पेन अबाउट। तो वो छोटी छोटी बातें भी अपनी अब खुद को जो हो रहा है वो अपने पेरेंट्स से, डॉक्टर्स से शेयर करेगा, सो दैट वी गेट हिम आउट ऑफ दैट स्टेट इमीडिएटली। हम लोग जल्दी से जल्दी उसको बाहर मैडम निकालें। क्लेयरवायंस में भी हो सकता है क्या? ये क्लेयरवायंस क्या होता है मैडम, यही होता है? हाँ सर, क्लेयरवॉयंस भी है, लेकिन कैसे है क्लेयरवॉयंस का, वो घटना घटने से पहले उसको फील होने लगता है। इधर कैसे है, वो प्रोड्रोमल फेज में, यानी उसको कुछ अंदर कुछ तो गड़बड़ फील हो रहा है, ओके, तब वो आता है। क्लेयरवॉयंस में कैसे है, अभी गड़बड़ होने से पहले ही उसको पता चल जाता है। ओके सर, क्लेयरवॉयंस में भी एकोनाइट पड़ा हुआ है। हम लोग जनरली क्लेयरवॉयंस को हम लोग एंजाइटी और फियर, डेथ, प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ के साथ हम लोग कंबाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं सर एक्चुअली। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज, उसके एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं ये देखते हैं हम लोग। एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज बीइंग चिल्ड्रन इन, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस चिल्ड्रन इन, एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट जैसे इस केस में हम लोगों ने लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ailments from anger silent grief with, ailments from anger disappointment with, ailments from anger with fright, anger suppressed, anger vehemence with, और ailments from excitement emotional, children are ill at certain moments। अभी यहाँ पे देखिए ये बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो इमोशनली एक्साइट हुआ था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ओके, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, मैं जब एकोनाइट पढ़ रही थी, ये सेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो रूब्रिक्स देख रही थी, तो काफी रूब्रिक्स में मैंने ऐसे देखा, रेस्टलेसनेस कॉफिंग विथ, एंजाइटी कॉफिंग विथ, फिर एंग्विश कॉफिंग विथ चिल्ड्रन इन, ऐसे कॉफ के साथ और रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ काफी रूब्रिक्स जुड़े हुए हैं माइंड सेक्शन में। तो ये क्यों होता है ये मैं सोच रही थी, अगर मैं गलत रहूंगी तो प्लीज सीनियर्स मुझे गाइड कर दीजिएगा। कॉफ क्या होता है, इट इज अ फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द एयर विच इज लॉक्ड इनसाइड, अंदर कुछ भरा पड़ा है उसको फोर्सफुली एक्सपेल करते हैं हम लोग, ओके, इट इज फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जब हम लोग खांसते हैं तो फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, यानी हवा को बाहर निकालते हैं। तो कैसी हवा को बाहर निकालते हैं, इट इज लोडेड विद कार्बन डाइऑक्साइड,
ओके, तो उसी तरह ये जो एकोनाइट का बच्चा है ये इतना अफेक्शनेट है, इमोशनल है और वो कार्डाइज भी है, माइल्ड है। तो उसके मन के खिलाफ वो अगर माइल्ड है फिर भी उसको कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोज टू कॉन्ट्राडिक्ट, ओके, में भी पड़ा हुआ है। तो उसके मन के खिलाफ जब होता है तो वो बोल नहीं पाता है, वो इमोशंस जो है वो इंटरनलाइज होते हैं और उसको खांसी आती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है। यहाँ पे और एक रूब्रिक था, एंजाइटी रेस्पिरेशन इम्पीडेड, ओके, रेस्पिरेशन विथ इम्पीडेड, यानी उसका रेस्पिरेशन स्लो हो गया है, या फिर कॉफ के साथ काफी रूब्रिक एसोसिएटेड मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बच्चे को इमोशनल एक्साइटमेंट होता है और फिर यानी एक्साइटमेंट कैन बी इन बोथ द वेज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और उसकी वजह से कुछ मोमेंट्स में, अभी ये बच्चे का हम लोग देखेंगे तो इतना सीवियर उसको अटैक आया था, उसकी कंडीशन हम लोग देख रहे थे और वो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में ठीक होके वो सो भी गया। तो ये चिल्ड्रन आर इल एट सर्टन मोमेंट्स भी आता है, ओके। एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफेंडेड बीइंग, ये बहुत ही सेंसिटिव बच्चा होता है। तो ऑफेंडेड बीइंग, रूडनेस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स। अब एक्वानाइट को हम लोग फियर और फ्राइट के साथ भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे कैसा है, इट इज फ्राइट और फियर में डिफरेंस क्या होता है। फियर यानी अभी जो घटा हुआ है उसको, उसके बारे में जो डर बैठा रहता है, उसको डरते हैं हम लोग, उसको फियर बोलते हैं। फ्राइट यानी क्या होता है, अभी रूब्रिक कैसा है देखिए, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एक्सीडेंट, साइट ऑफ अ, ओके। तो उसने किसी एक्सीडेंट का साइट देखा है और उसका इमेज, वो सीन उसके मन में छप गया है और उसकी वजह से वो डर रहा है। इट इज मोर देन फियर। और फ्राइट ये पीछे हुई घटना को, उसकी इमेज उसके मन में छपा हुआ है, तो उसकी वजह से भी उसको एलिमेंट्स आते हैं और एलिमेंट्स फ्रॉम अनहैप्पीनेस में भी है, ओके। तो ये बच्चा बहुत ही इंट्यूटिव होता है। मैंने जैसे बताया, ही फील्स द प्रोड्रोमल फेज ऑफ डिजीज एंड गेट्स एंग्शियस, ठीक है। तो एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, he becomes anxious and feels something is going to happen, उसको एकदम से डर लगने लगता है, एंजाइटी, फियर, happen something will। तो कंप्लेनिंग, फीवर ड्यूरिंग, कंप्लेनिंग ट्राइफल्स अबाउट, वो डर की वजह से वो छोटी छोटी बातें भी बोलने लगता है अपने मम्मी डैडी से। एंजाइटी नाइट, चिल्ड्रन इन, नाइट को क्या होता है, डार्कनेस होता है, कहीं पे भी लाइट नहीं दिखता है उसको, तो उस वक्त भी उसको एंजाइटी होने लगती है। एंजाइटी चिल ड्यूरिंग, चिल इज वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है, चिल। कोल्ड प्लेजेंट लगता है, चिल जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है किसी को। तो एंजाइटी चिल ड्यूरिंग। एंजाइटी ब्रीदिंग डीपली, देखिए अभी यहाँ पे वापस से रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो उसका रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है। एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेलियोरेशन, अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, पहले क्या था, चिल था, ओके, और ये कोल्ड है। कोल्ड यानी क्या है, आप समझिए कि अगर हम लोग धूप में जाते हैं और कहीं पे हम लोग को ठंडा पानी, जो मुंबई में या फिर इवन यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में ना कहीं कहीं पे वो मटके भर के पानी रखा हुआ रहता है और लोग आते जाते वो पीते रहते हैं, ओके। तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमको कैसे लगता है, सुकून लगता है। तो उसको ये एकोनाइट बंदा जो होता है वो इतने एंजाइटी में रहता है, ये बच्चा, उसको हम लोग जब अश्योरेंस देते हैं कि चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, हम लोग घर चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, तब उसको सुकून लगता है। तो ये है एंजाइटी कोल्ड ड्रिंक्स एमेलियोरेशन, वो इस रीअश्योरेंस के खोज में रहता है ये एकोनाइट का बच्चा, ओके। फिर एंजाइटी कॉफ ड्यूरिंग, एंजाइटी रेड फेस विथ, अभी वापस से यहाँ पे देखिए उसको रेड फेस, वो सहा नहीं जा रहा है तो वो रेड फेस विथ। एंजाइटी क्राउड इन, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो बस अश्योरेंस के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहता है, यहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा, वहां पे सुकून मिलेगा, इसीलिए उसमें एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, रेस्टलेसनेस ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है।
तो वो बस खोजते रहता है, इतना रेस्टलेस रहता है। एंजाइटी ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एमेलियोरेशन। फिर एंजाइटी फीवर ड्यूरिंग, ओके। एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, जब उसको रीअश्योरेंस मिल जाता है तो वो तुरंत इंडिफरेंस में चला जाता है, यानी इंडिफरेंस टू हिज कंप्लेंट। ये उसको पहले कैसे लगता है कि ये कंप्लेंट कुछ नहीं है, मैं बाद में बताती हूँ उसके बारे में। तो वो पहले एंशियस होता है और जब रीअश्योरेंस मिलता है तो वो एकदम इंडिफरेंस में, उस कंप्लेंट के प्रति इंडिफरेंस में चला जाता है। ये सिर्फ 2 ही ड्रग्स है, एकोनाइट और फॉस्फोरस, ओके। फिर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, एंजाइटी मोर्निंग विथ, और एंजाइटी रेस्पिरेशन इम्पीडेड, ओके, उसका रेस्पिरेशन स्लो हो जाता है। फिर वो एंग्विश में भी जाता है, एंग्विश कार्डियक, एंग्विश ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मैंने बताया, एंग्विश पेन फ्रॉम हेड इन, हेडेक की वजह से भी उसको एंग्विश कंडीशन में चला जाता है, एंग्विश फीवर ड्यूरिंग चिल्ड्रन इन, रेस्टलेसनेस विथ, और एंग्विश टॉसिंग अबाउट, ओके। फिर उसको फियर के भी रूब्रिक्स है, फियर फीवर ड्यूरिंग, फियर फ्राइट प्रीवियस, फ्राइट बिकॉज ऑफ, पहले जो एक एक्सीडेंट उसने देखा है वो उसके दिमाग में रह गया है, उसकी वजह से उसको फ्राइट हो रहा है, ओके। फियर पेन ड्यूरिंग, ये सब वो छोटे छोटे चीजों से भी वो बहुत फियरफुल स्टेट में चला जाता है। फियर टनल्स, टनल यानी क्या होता है, एकदम बंद होता है और वहां पे अंधेरा होता है, तो उसकी वजह से उसको डर लगता है। फियर डार्क ऑफ, फियर ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फियर डिजीज इनक्यूरेबल, उसको ऐसे लगता है कि उसका सिचुएशन जो है, उसका जो ये बदला हुआ सिचुएशन है ये इनक्यूरेबल है, इसीलिए वो इम्पेशेंट होने लगता है, ओके। फियर गोइंग इन अ क्राउड, फियर कॉजलेस, पेरेंट्स को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इसको डर किस बात का लग रहा है, ऐसे ही डरने लगता है। फियर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिनों तक वो फ्राइट का जो इम्प्रिंट उसके मन में बैठा है, वो एंजाइटी जो उसके मन में बैठा है। फियर कांस्टेंट में भी है, क्योंकि वो उसको वो मन में छपा हुआ है वो फियर, और उसकी वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग फियर में भी है। और फियर डार्क ऑफ, डार्कनेस यानी क्या है, डिजीज इज डार्कनेस फॉर एकोनाइट पेशेंट, ओके। वो फियरफुल सिचुएशन है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको एंजाइटी होती है और सफरिंग भी होता है वहां पे, और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है, इसलिए उसको फटाक से वहां से निकलना है, इसीलिए कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में है। डिस्करेज्ड पेन फ्रॉम और डिस्करेज्ड एंजाइटी विथ में भी है। अब देखिए, डेलीरियम पेन विथ और पेन, डेलीरियम पेन फ्रॉम, ओके। ड्यूरिंग पेन ही बिकम्स एक्सट्रीमली रेस्टलेस, ओके। फिर रेस्टलेस अबाउट टॉसिंग, कॉफिंग ड्यूरिंग, वो इतना हिलता है बेड में। पहले एक वीडियो आया था मुझे, उसमें दिखाई दे रहा था कि वो ऐसे सोफा पे ना, वो एंड से ये एंड तक ऐसे ऐसे, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे वो टॉस हो रहा था, ओके। वो कैप्रिशियस होता है। उसके जो एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस है, रेस्टलेसनेस, एंग्विश, फियर, ये सब है ना, तो उसकी वजह से अंडरटेकिंग मेनी थिंग्स, परसिस्टिंग इन नथिंग, वो एक भी डॉक्टर का ट्रीटमेंट पूरा नहीं करता है। इस डॉक्टर के पास आएगा, अश्योरेंस मिलेगा क्या वो देखता है, उसका हमेशा एंट्री पॉइंट कैसे रहता है, थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा ना तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, थोड़ा तो ठीक होगा ना मेरा, थोड़ा तो अच्छा लगेगा ना मुझे, ऐसे पूछते रहता है वो डॉक्टर को। तो अगर वो डॉक्टर उसको एश्योरेंस देने में कहीं पे भी कम पड़ गया, पॉजिटिव लाइट उसको मिलने से थोड़ा सा भी कम पड़ गया, तो वो उस डॉक्टर को छोड़ देगा, फिर वो डॉक्टर का कहा कुछ भी नहीं करेगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा, ओके। श्रीकिंग पेन ड्यूरिंग टच्ड व्हेन, और श्रीकिंग फीवर ड्यूरिंग भी है। फीवर ड्यूरिंग के भी काफी रूब्रिक्स एकोनाइट में मिलते हैं। साइंग स्लीप ड्यूरिंग, साइंग यानी ऐसे करता है वो, साइंग स्लीप ड्यूरिंग, ओके। स्टार्टिंग स्लीप फ्रॉम फीवर ड्यूरिंग, एकदम से हड़बड़ा के उठ जाता है, एकदम से चौकन्ना हो जाता है। इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, दिस इज ड्यू टू उसको फियर, एंजाइटी, ये सब होता है ना, तो उसको क्विक रिलीफ चाहिए रहता है, वो चाहता है कि फटाक से मुझे यहाँ से बाहर निकाले, तो वो नहीं निकल पा रहा है, इसलिए उसको इरिटेशन होता है, ओके। तो वो इसीलिए वो इरिटेट होता है। लेकिन यहाँ पे आर्सेनिक से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो इरिटेट होता है लेकिन वो कुछ नहीं करता है, वो शांत रहता है। एकोनाइट का बंदा वो रेस्टलेस हो जाता है,
लेकिन आर्सेनिक क्या करेगा, वो बाइटिंग टम्बलर में है, वो दूसरे को इरिटेट कर देता है। लेकिन एकोनाइट जब रेस्टलेस रहता है, जब वो सिकनेस में सामने वाले को इरिटेट नहीं करता है। अब ये बच्चे की माँ जो है ना, ये हमेशा अपने बच्चे के इम्पेशंस के बारे में कंप्लेन करती थी, लेकिन वो जब फिट रहता था, जब हेल्दी रहता था ना, तब वो इम्पेशेंट रहता था। जब वो बीमार होता था ना, कभी भी वो उसकी माँ उसके बारे में कंप्लेन नहीं करती थी, क्योंकि वो उसको तंग नहीं करता था। वो बैठा बैठा सो जाता था माँ की गोदी में, लेकिन वो तंग नहीं करता था, इरिटेट नहीं करता था। लेकिन आर्सेनिक कैसे होता है, वो इतना फास्टिडियस होता है ना, उसको कैसे भी रखो वो उसको सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वो पैसिफाई नहीं हो सकता। लेकिन एकोनाइट का वैसे नहीं है, हाँ ठीक हो जाएगा, अभी अच्छा लगेगा, अभी ये डोज डाल रही हूँ ना तो अच्छा लग जाएगा, मैडम का ये डोज काम करेगा, ऐसे बोलेंगे ना तो थोड़ा सा तो पैसिफाई हो जाता है। लेकिन आर्सेनिक का वैसे नहीं होता है। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ड, इसको वो जो गोदी में आके बैठता है उसको पीठ पर से हम लोग हाथ घुमाते हैं या फिर रॉकिंग करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। वो जो स्टेट है उसको एंजाइटी से बाहर निकलता है, क्योंकि उसको रिएश्योरेंस मिलता है, बच्चा है तो उसको सपोर्ट मिलता है उसके माँ बाप का। वो कैरेस जो है दैट इज रिएश्योरेंस इन केस ऑफ एकोनाइट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। पल्सेटिला को भी कैरेस चाहिए, लेकिन कैसे है कि पल्सेटिला मैनिपुलेटिव होती है, उसको जो चाहिए ना वो हासिल करके रहेगी, मैनिपुलेट करेगी, झूठ मूठ का रोएगी। लेकिन इस बच्चे का वैसे नहीं है, वो एंग्विश में था ना, तो उस वजह से पल्सेटिला यहाँ से हट गया था। और दूसरी बात है, उसको रॉकिंग चाहिए, एकोनाइट को रॉकिंग से एमेलियोरेशन है और रॉकिंग डिजायर टू बी रॉक्ड है। पल्सेटिला का कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली, उसको धीरे से उठाना चाहिए ऐसे लगता है। लेकिन एकोनाइट को उस सिचुएशन से एकदम से जल्दी से बाहर निकलना है। ओके, तो यहाँ पे पल्सेटिला डीडी हो जाता है। तो वो और एक बात है कि एकोनाइट चाहता है कि डॉक्टर उसको ठीक से सुने, ठीक से एग्जामिन करे और ठीक से कमेंट भी करे, ठीक से रीअश्योर भी करे। अगर डॉक्टर उसकी बात, जब वो बात करते रहता है, अगर डॉक्टर गड़बड़ी में उसकी बात नहीं सुनता है और डायरेक्टली अगर कोई कमेंट कर देता है तो उसको पसंद नहीं आता है। ही इज एन कम्युनिकेटिव, वो अपनी बात को ठीक से रखेगा ताकि वो जल्दी से उस मुश्किल से बाहर निकले। ओके, फिर नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज। अभी यहाँ पे नॉइज यानी क्या है, वो अपने कंप्लेंट्स को बहुत ही लाउडली बोलता है, बहुत ही डिटेल्ड में बोलता है, ताकि लोग उसकी सुने और उसको उस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकाले। ओके, फिर उसको ये रिएश्योरेंस क्यों चाहिए, क्योंकि उसको फियर ऑफ सफरिंग है। उसको क्या लगता है, ये सफरिंग मुझे डेथ तक लेके जाएगा, इसलिए उसको उस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकलना है। तो जब उसको रिएश्योरेंस देते हैं तब ये एकोनाइट का बच्चा जो है वो इनडिफरेंस में चला जाता है। तो यहाँ पे कैसे है देखिए, एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, एंजाइटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस में एकोनाइट नहीं है। एंजाइटी फॉलोड बाय इंडिफरेंस, यानी उसको जब रिएश्योरेंस मिलता है, कोल्ड ड्रिंक मिलता है, तब वो उसको सुकून मिलता है और वो इंडिफरेंस में चला जाता है। होपलेस फॉलोड बाय इंडिफरेंस ड्यू टू रिएश्योरेंस। आफ्टर गोइंग इन इंडिफरेंस ही बिकम्स ऑडेसिटी में जाता है, करेजियस बन जाता है, डिफाइंट बन जाता है और वो इंडिफरेंस में भी चला जाता है। और यहाँ पे वो शीप ड्राइविंग स्टेट में जाता है। यानी क्या है शीप ड्राइविंग, यानी शीप क्या होता है, शीप एक बहुत ही डोसाइल बोलते हैं उसको, एकदम शामड़ू बोलते हैं उसको, यानी एकदम भोला और एकदम सीधा साधा एनिमल होता है। उसको जहां पे भी लेके जाएंगे ना वो चला जाएगा, वो कभी भी लीडर नहीं रहता है, वो फॉलोअर रहता है शीप। उसी तरह से एकोनाइट भी शीप ड्राइविंग में है, यानी वो अपने कंडीशन को बोलता है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा ऐसे बोलता है, वो उसकी तरफ इनडिफरेंट हो जाता है। ओके, फिर इनिशियली ही थिंक्स हिज डिसीज इज लायन, उसको ऐसे लगता है कि उसका जो प्रॉब्लम है वो लायन की तरह, यानी एकदम से जानलेवा हो गया ऐसे लगता है उसको।
और जब उसको एश्योरेंस मिल जाता है तो एकदम शीप की तरह बन जाता है। ओके, तो ऐसे इसका जर्नी होता है। और थोड़े रूब्रिक्स है। हाँ, और एक बात है, वो हमेशा बाइटिंग फिंगर्स, बाइटिंग हैंड और बाइटिंग फिस्ट में एकोनाइट सिंगल रेमेडी है, वो फिस्ट को बाइट करते रहता है हमेशा ही। और डलनेस में है वो कंसंट्रेशन डिफिकल्ट स्टडिंग वाइल, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट राइटिंग वाइल में भी है, क्योंकि वो डलनेस की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और उसका मेमोरी वीकनेस भी में भी एकोनाइट है, उसको जो पढ़ाया गया है, जो उसको बोला गया है, वो भी वो रिकलेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वो रिफ्लेक्टिंग इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, यानी उसको जवाब देने के लिए नहीं आता है। एग्जाम के वक्त वो उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ऐसे उसका कंडीशन होता है। तो उसको होम, अपना होम जो होता है उसको वो मिस करते रहता है। होम डिजायर टू गो होम, होम सिकनेस, ओके, डेल्यूजन अवे फ्रॉम होम इज, तो ये कंडीशन उसकी आती है। इमोशन रेस्पिरेशन विथ कंप्लेंट्स ऑफ, ओके, वो उस ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है एकोनाइट का। मेरे पास 2-3 केसेस है जहाँ पे रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स हैं और उनको एकोनाइट दिया गया है। तो वो बहुत ही इमोशनल बच्चे भी होते हैं। ऑफेंडेड इजीली, इम्पेशंस, ये मैंने बता दिया है आपको। ऑब्स्टिनेट भी होते हैं ये बच्चे, उनको जो चाहिए वो चाहिए ही, ऐसे ही बोलते हैं वो। ओके, तो सोमनैम्बुलिज्म में भी एकोनाइट है। टच एवर्जन टू टच, कॉफिंग विथ में भी है। और वीपिंग कॉजलेस, वीपिंग, सॉबिंग, मैंने सॉबिंग और पिंपरिंग के डिफरेंसेस भी बताए हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। इग्नेशिया के साथ डीडी करेंगे तो इग्नेशिया का कैसा है, इग्नेशिया इज इन सिंपैथी एग्रीवेशन और कंसोलेशन एग्रीवेशन में है, लेकिन एकोनाइट का कैसे, उसको रीअश्योरेंस चाहिए, उसको सिंपैथी चाहिए, इसीलिए वो आके गोदी में बैठता है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में है। इग्नेशिया इज सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, वो एकोनाइट का कैसे है, वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है, लेकिन इग्नेशिया माइल्डनेस बेयर्स द सफरिंग, आउटरेज विदाउट। ये जो उसके इस बच्चे के साथ अगर ये इग्नेशिया होता तो वो इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता। कुछ ही दिन हुए हैं, एक 10-15 दिन ही हुए, उसकी माँ आके मायके में रही है, उसमें वो 3-4 बार अपने घर जाके आया है, फिर भी इतनी जल्दी वो सकम हो गया उस सिचुएशन को। इग्नेशिया का टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत होता है, वो इतने जल्दी बीमार नहीं पड़ेगी, वो सहती रहेगी। और एकोनाइट को लीस्ट कॉन्ट्राडिक्शन, डिसअपॉइंटमेंट से इश्यूज होने लगते हैं। ओके, बेलाडोना बहुत ही नजदीक चल रहा था, मैं भी बेलाडोना के साथ कंफ्यूज हो गई थी उस वक्त, लेकिन बेलाडोना का कैसा है, उसका लाइट डिजायर कैसा है, फ्रीडम के साथ है। इधर कैसे था, बेलाडोना का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही फ्रिवोलस होता है, वो बहुत ही मजाकिया, मस्ती मजाक करते रहेगा। और ये जो शीप जैसे इसका जो बिहेवियर है, यानी बेलाडोना कभी भी फॉलोअर नहीं बनता है, वो प्रोएक्टिवली आगे जाके, क्योंकि वो लिबर्टिनिज्म में भी है ना, तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा अपने फ्रेंड्स को। लेकिन ये एकोनाइट वाला जो होता है वो सिर्फ फॉलोअर होता है, वो ऑब्स्टिनेसी करेगा तो भी सिर्फ माँ के प्रति करेगा, अपने क्लोज वंस के प्रति करेगा, सब तरफ नहीं करेगा, वो शीप जैसे फॉलोअर होता है। और बेलाडोना प्लेफुल होता है, एंजॉइंग हिज फ्रीडम, एकोनाइट का वैसे नहीं है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ क्वेरी होगा तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर किसी के इनपुट्स भी मैं सुनना चाहूंगी एकोनाइट के बारे में, इस केस के बारे में। और कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं, जैसे सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो भी बोलेंगे तो भी आई वुड लाइक टू लिसन टू देम। जी मैम, मुझे लगता है कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सब बहुत अच्छे से मतलब पिछली बार जैसा वीसी था, उस वीसी की याद एकदम फिर से तरोताजा हो गई, और एकदम धारा प्रवाह होके आपने इतना ब्यूटीफुली सब एक्सप्लेन किया है, मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। फिर भी हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया मैम, नमस्ते मैम। बहुत अच्छे से पढ़ाया, जैसे आपने हायो सीएमएस पढ़ाया था वैसे आज एकोनाइट को दिमाग में डाल दिया, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू प्रवीण सर फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू मैम, बहुत ही डिटेल में आज आपने एकोनाइट पढ़ाया। थैंक यू बहुत मैम। थैक यू। इतना Thank you, मस्त ma'am. आइकोनाइट लिया Very है ना nice कि case. दिमाग में ही बैठ गया है। Yeah, very nice case and full journey of Econite. Thank you, ma'am. थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैम एक क्वेश्चन था मुझे इस केस में। जी बोलिए ना मैम। मैम ये आपके पास कितनी बार ऐसे एक्यूट में आया रेस्पिरेटरी? This was the second attack which he got after 4 months. ओके ओके मैम, इसका फॉलोअप भी दिखाइएगा, इसका नेक्स्ट कैसे आता है ये? जी मैम, मैं भेजूंगी। एक्चुअली मैम, हाँ, next कोई भी इसका फॉलोअप कोई मैं भी वर्बली एलिमेंट। बताना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा फॉलोअप वर्बली बता दूं मैम, मैं भूल गई थी। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया। उसको जी जी दूसरे दिन उसका फोन आया था ना, वो ब्रेड टोस्ट खाना चाहता था, उसने बताया था मुझे। तो तीसरे दिन उसकी मम्मी का फोन आया था मुझे। वो बोल रही थी कि बाजू के घर में एक बच्ची है, उसके साथ खेलने के लिए जाऊं क्या, ऐसे वो पूछ रहा था। तो वो मम्मी इतनी खुश हो गई ना, तो उसको उसने भेज दिया। तो आधा एक घंटा वो खेल के आया था वापस। और बाद में 2-3 दिन के बाद वो दवाई खत्म हुई थी उसकी, इसलिए मेरे पास आया था। तब वो मुझे बोल रहा था कि आज शाम को मैं गार्डन में खेलने के लिए जाने वाला हूँ, ऐसे वो एकदम खुश होके मुझे बता रहा था। तब भी उसका आंसरिंग एकदम स्लो था, लेकिन वो वीकनेस भी काफी था उसको उस वक्त भी। लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से वो खा पी नहीं रहा था, लेकिन उसकी भूख बढ़ गई थी और वो गार्डन में खेलने के लिए जाने की बात मुझसे बोल रहा था। तो वो एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था मैम। और आधे घंटे के बाद का जो वीडियो मुझे मिला हुआ था वो भी मैंने पोस्ट किया है मैम ग्रुप में, आप वो हाँ भी मैम, देख मैं वो सकते पॉइंट पे नहीं बोल रही हूँ। वो एक्यूट आपका रिजॉल्व हो चुका है मैम, मैं उस पे नहीं बोल रही हूँ। मेरा ऐसा पॉइंट है कि अब ये जो नेक्स्ट क्या डेवलप करेगा वो हमें बताइएगा मैम। जरूर वट जरूर। एवर ही डेवलप्स, बस उतना बताइएगा। जी जी। जी थैंक यू मैम। और एक पॉइंट मैं बोलना भूल गई थी। जब वो 5 महीना पहले मेरे, हालांकि मैं ये एक्यूट केस प्रेजेंट करना चाहती थी इसलिए मैंने ये बताया, उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। वो वीक में एक ही बार स्टूल पास करता था। जब मेरे पास आया था 5 महीने पहले जब आया था, तो उसके स्टूल्स भी रेगुलर हो गए हैं, वो रोज स्टूल पास कर रहा है सिंस दी फर्स्ट अटैक व्हेन आई हैड गिवन एकोनाइट 30। तब तो डायरेक्ट पिल्स दिए थे मैंने, उसके बाद वो स्टूल्स भी नॉर्मली पास कर रहा है। और अटैक भी उसको पहले कैसे था मैम, महीने में 2-3 बार तो उसको अटैक्स आते थे। ऑलमोस्ट महीना भर वो एंटीबायोटिक्स लेके आया हुआ बच्चा था। 2-2 साल तक उसके नेबुलाइजेशंस और पंप वगैरह सब चालू रहता था। लेकिन अभी मेरे पास आया है तब से नो नेबुलाइजेशन, नो पंप, सब मैंने बंद कर दिया है। 4 महीने के बाद ये सेकेंड अटैक उसको आया हुआ है। 5 महीने पहले एक अटैक में वो मेरे पास आया, एंड आफ्टर 4 मंथ्स दिस वाज द सेकेंड अटैक। उसके बाद भी अगर जो कोई फॉलोअप मुझे मिलेगा ना मैम, तो मैं पक्का आपको भेज दूंगी। जी मैम, आई जस्ट वांट टू सी कि फॉलोअप में बच्चा क्या डेवलप कर रहा है, बस उतना ही। वो आगे अपने स्टडीज में काम आएगा मैम, इसलिए मैं बोल जी रही जी, हूँ। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा एनालिसिस और एकोनेट का पूरा जर्नी हमें बता दिया। नाइस सेशन पहले जैसा। थैंक यू। थैंक यू। Really nice session, Smita ma'am. थैंक यू Hello. मैडम। हाँ मैडम, थैंक यू। संजीवनी मैडम मेरी फ्रेंड है, संजीवनी खाड़े मैडम, तो उनको ये केस पता था, मैंने शेयर किया था। बहुत खुशी हुई थी मुझे ये बच्चा ठीक होने के बाद। संजीवनी मैम कुछ और भी ऐड कीजिए फिर तो मैम के बारे में, सिर्फ इतना मत, ये काफी नहीं है। संजीवनी सर खाड़े मैम मैम। के पास बहुत बहुत पीडियाट्रिक केसेस है मैम। सर पीडियाट्रिक केस में वो जी माहिर है।
जी सर जी अभी मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट मंथ भी और एक ब्रोंकियल अस्थमा का पीडियाट्रिक केस प्रेजेंट करूंगी मैं। जी जी जरूर मैम, मोस्ट वेलकम मैम। दिसंबर का भी मेरा अस्थमा का ही केस था ना, तो इस बार भी वैसे ही करूंगी, नेक्स्ट मंथ का भी। जी मैम, बिल्कुल मैम। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं, इन केसेस के थ्रू उनको काफी हेल्प मिलने वाली है। अगर वो भी ऐसे केसेस को ठीक करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चलेगी। तो मोहंती सर हमेशा बोलते थे कि जो अक्यूट केस होता है ये आपको राजा बनाता है। मैं भी पहले एक्यूट केस लेने के लिए डरती थी, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है, क्विक रिजल्ट्स होते हैं और लोगों में विश्वास तो एक्यूट केसेस से ही बनेगा होम्योपैथी के बारे में। बिल्कुल मैम। और माइंड मेथड से तो एकदम बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं सर। जी बिल्कुल मिलते हालांकि हैं आप मैम। सब लोगों से, सब मेंटर्स से ही सीख रहे हैं, हम लोग भी अभी तो बहुत लर्निंग बाकी है, ये तो इनिशियल डेज हैं अभी। जी बिल्कुल मैम। हाँ प्रवीण मैं सर, हमेशा स्मिता बोलता मैम हूँ मेरा कि बोथ क्वेश्चन वे है। होती है लर्निंग। हाँ बोलिए राहुल सर। हाँ स्मिता मैम, ये आपका पहले से पेशेंट है ना ये बच्चा? अभी 5 हेलो। महीने से है। हाँ तो 5 महीने पहले भी आपने कोनेट ही दिया था क्या उसको? हाँ हाँ, उस वक्त भी एकोनाइट ही दिया था मैंने। उस वक्त के भी रूब्रिक्स बोले ना आपको। वो जी जी जी। जो दूसरा वीडियो है 4 महीने पहले का जो मैंने बोला ना आपको, वो हम्म। जो वीडियो भेजा है वो फर्स्ट वीडियो है उस बच्चे का। हम्म। हाँ ठीक है। मैं बच्चों के वीडियोस बहुत जमा करती हूँ। क्योंकि कई बार एक्यूट में हर बार रेमेडी चेंज होते रहते हैं ना, तो एक ही रेमेडी कई बार मैंने तो देखा है, एक ही रेमेडी चलती है 4-4 5-5 साल। एक्यूट में भी वही और क्रोनिक में भी वही। और कभी कभी ग्रुप पे ऐसे केसेस आते ना, हर बार रेमेडी चेंज। एक्यूट, हर बार एक्यूट सर्दी खांसी हुई, अलग रेमेडी, फिर ये हुआ, उस क्या हुआ, उसके रूब्रिक्स बना के जो रेमेडी आती है ना वही रेमेडी यूज करते हैं। लेकिन पूरा केस लिया ना, पूरा पेशेंट का पूरा नेचर जर्नी कैसे रिएक्ट करता है, तो वही रेमेडी कंटिन्यू चलती है, एक्यूट हो या क्रोनिक हो। तो इस बारे में कोई कहना चाहेगा कोई? तो दोनों मैम आप टाइप सर कहेंगे इसके तो? लिए ना कहने के लिए बहुत कुछ है एक्चुअली, एक पूरा लेक्चर ही करेंगे। और जैसे स्मिता मैम की जो पीडियाट्रिक वीडियोस है ये अपने को बहुत यूजफुल रहेंगे, इसलिए मैंने मैम से रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज ये बच्चे पे थोड़ा फोकस करते हैं, इस बच्चे का नेक्स्ट क्या डेवलपमेंट होता है। तो भले ही हमें 2 महीना वेट करना पड़े, 6 महीना वेट करना पड़े, पर कुछ बहुत की पॉइंट्स अपने को समझ में आएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी मैं, ऑब्जर्वेशन मैम का एक्यूट रिजॉल्व हो चुका है और मैं भी क्योंकि सीख ही रही हूँ माइंड, तो मैं तो अभी कुछ बोलूंगी, मैं तो आई एम अ स्टूडेंट, तो इसलिए मैं कुछ वैसे नहीं बोलूंगी, बट कुछ क्वेरीज आ रही है माइंड में, बट वो बाद में, वो जब नेक्स्ट फॉलो आएगा तभी। बट सीखने के लिए बहुत कुछ है, मैम ने बहुत अच्छा सिखाया भी है। थैंक यू सो मच मैम। और राहुल सर, आपने जो आज क्वेश्चन किया है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना उसमें कीजिएगा, जी जी। इसमें नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। जी जी रश्मि मैम, थैंक यू। जी बिल्कुल एक सेशन रखते हैं इसी के ऊपर। बिल्कुल ये सभी जो हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, एक दिन स्पेशली इसके ऊपर एक सेशन रख के हम डिस्कस करते हैं। तो अभी आज के इस केस से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज जल्दी जल्दी बोलिए, वरना फिर जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो रिकॉर्डिंग देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। जी, तो जिस पॉइंट पर रश्मि मैम बोल रहे हैं वो उनका जो म्याजम का और जो प्रिडिक्टिव का है वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि एक स्टेट के बाद दूसरा क्या स्टेट डेवलप होता है।
तो ये हमें भी इस पॉइंट पर सोचना चाहिए कि जो हमारे पुराने पेशेंट हैं अक्सर हमारे पास आते हैं, तो वो कब कौन सी स्टेट लेके आते हैं, एक्यूट में कैसे आते हैं। तो ये सच में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी तरफ रश्मि मैम ने हमें ध्यान दिलाया है। और राहुल सर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो उन्होंने पूछा है, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर स्मिता मैम, बहुत ही बढ़िया सेशन था मैम, ब्यूटीफुल सेशन। एकोनाइट आपने इतना लाजवाब तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमको आपकी जो पहली वीसी थी हेमा मिलिस की वो याद आ गई। मुझे पता था कि जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप एक के बाद एक पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही धारा प्रवाह होकर करेंगे कि हम लोगों को भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा और समझ में आता जाएगा। वंडरफुल सेशन मैम, हमारी IHF फैमिली की ओर से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाला और इतना वंडरफुल सेशन जो है वो प्रेजेंट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय केस। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू जी मैम, ये उल्टा है हमारी IHF फैमिली में। हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं बल्कि हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की। तो हमारी फैमिली की तरफ से आपका आभार कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दिया सीखने का। थैंक यू सर। जी, तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑल रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे ग्रुप को वाइब्रेट बनाता है, जीवंत बनाता है। तो प्लीज आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। अपने नियर एंड डियर वंस को जरूर बताइए IHF के बारे में। हम एडवर्टाइजमेंट के मामले में बहुत पीछे हैं, लेकिन आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं। प्लीज इस ग्रुप के बारे में बताइए सभी को, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के शानदार, लाजवाब, बाकमाल सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।